अब से कुछ ही देर बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया पर एक महायुद्ध के ग्रहण का खतरा नजर आ रहा है, जिसकी शुरुआत यूरोप से हो सकती है। इस वक्त रूस और नेटो देशों के बीच तनाव चरम पर है। हालात ऐसे कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका भी रूस के खिलाफ अपनी तैयारियां तेज कर चुका है। नेटो देशों ने तो रूस की बॉर्डर पर भारी भरकम फौज को उतार दिया है। अब पुतिन की बारी है। नेटो देशों में अपने लड़ाकू विमान भेजकर वो महायुद्ध का ट्रेलर दिखा चुके हैं। अब उन्होंने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी, वो ड्रिल जो तीसरे विश्व युद्ध की उद्घोष साबित हो सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। यूरोप की सरहदों पर हलचल तेज, एक नए महायुद्ध का मंच तैयार हो रहा। घातक हथियारों की सजावट की जा रही है। यह हलचल कुछ वैसी ही नजर आ रही है जैसी दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले थी। रूस के खिलाफ नाटो की भारी भरकम फौज तैनात हो चुकी। बेलारूस के बॉर्डर पर घातक टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भी जुट चुकी। पोलैंड में भी हजारों सैनिक उतर आए और बाल्टिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम अलर्ट पर। यह सब इसलिए क्योंकि पुतिन भी अब महायुद्ध की जिद पर उतर आए। उन्होंने यूरोप की सरहद तक अपने जंगी इंतजाम कर दिए। नाटो देशों की सीमाओं पर पुतिन के परमाणु बम वर्षक तैनात हैं। आर्कटिक से बेलारूस तक रूस ने अपनी सैन्य किलेबंदी मजबूत कर दी है और ज़ैपेट ड्रिल में रूस ने खुलेआम एटमी हथियारों का प्रदर्शन किया है। इसी ज़ैपेट ड्रिल के जरिए रूस ने यह साफ कर दिया कि अगर नाटो ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जवाब परमाणु बमों से दिया जाएगा। नेटो की तरफ से ये भारी भरकम तैयारी सिर्फ और सिर्फ रूस को घेरने के लिए की जा रही है। दरअसल 2 दिन पहले रूस के लड़ाकू विमान एस्टोनिया की सीमा में दाखिल हुए थे। एस्टोनिया नाटो का सदस्य देश है और यूरोप में स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। लिहाजा इस घटना से तमाम नाटो देश भड़क गए। एस्टोनिया के पीएम ने सदस्य देशों से रूस पर एक्शन की मांग की और आर्टिकल 4 के तहत नाटो देशों की बैठक बुलाई। इसके अलावा नाटो के चीफ ने एस्टोनिया के पीएम से बात की। एस्टोनिया में रूस के राजदूत को तलब किया गया। रूस की इस हरकत पर नाटो के मुखिया अमेरिका ने भी रिएक्शन दिया। जब वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस के फाइटर जेट्स की घुसपैठ के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पुतिन के एक्शन ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक हलचल मचा दी। वही यूरोप जिसने एक दौर में हिटलर और मुसोलिनी की आग को झेला, अब वो पुतिन के आक्रोश से निपटने की तैयारी कर रहा है। हालांकि हिटलर और मुसोलिनी का वक्त बीत चुका है, हालात भी बदल चुके हैं, लेकिन किरदार वही। रूस, अमेरिका और यूरोप, तनाव भी उसी अंदाज में बढ़ रहा है जैसे दूसरे विश्व युद्ध से पहले बढ़ा था। दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया ने पहली बार परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत को देखा, लेकिन ताकतवर मुल्कों के पास अब जो हथियार हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के मुकाबले कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक हो गए। यानी अब अगर विश्व युद्ध हुआ तो महाविनाश तय। दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों, टैंकों, लड़ाकू विमान और तोपों में ही दुश्मनों पर कहर बरपाया। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध के मैदान की सजावट साधारण हथियारों से नहीं बल्कि मॉडर्न किलिंग मशीनों से होगी। मौजूदा वक्त में दुनिया के ताकतवर देश हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं, जो हवा की रफ्तार से 10 गुना तेज है। कुछ महाशक्तियां ऐसी हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, वो हथियार जो सर्वनाश की गारंटी देता है। इसके अलावा साइबर अटैक एक ऐसा वेपन है जो बिना गोली चलाए किसी भी देश के कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर उसके इकोनॉमिक सेटअप तक को ठप कर सकता है। और सबसे घातक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हमला करने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपना शिकार खुद चुनता है। मतलब साफ, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, यह आपको, हमको और पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इस विश्व युद्ध की आग में खाना, पानी, इंटरनेट, बैंकिंग सब कुछ झुलस सकता है। अगर नेटो और रूस के बीच लगी आग नहीं बुझी तो उसकी लपटें तीसरे विश्व युद्ध को भड़काएंगी और वो युद्ध ग्लोबल शटडाउन का पहला स्टेप होगा।
इतिहास गवाह है, जब जब बड़े युद्ध हुए तो आसमान में भी असामान्य घटनाएं हुई। आज जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही, उसी वक्त आसमान में सूर्य पर ग्रहण लगा हुआ है। कुछ दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था। इसे सिर्फ संयोग माना जाए या फिर प्रकृति भी आने वाले महायुद्ध का संकेत दे रही है? अब सवाल यह है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इस बार हिटलर की भूमिका में कौन होगा? क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार हिटलर वाला रोल निभाएंगे? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुसोलिनी की तरह रूस को अपना समर्थन देंगे? और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चिल के रोल में पश्चिमी दुनिया को संगठित कर पाएंगे? सारे किरदार बिसात बिछाकर बैठ गए। बस पहली चाल का इंतजार है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के मुकाबले वो कितना विनाशकारी होगा। असल में तीसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होगा। दूसरे विश्व युद्ध में 7 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन अनुमान है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पहले 24 घंटे के अंदर ही 10 करोड़ से ज्यादा लोग मौत की नींद सो जाएंगे। चंद हफ्तों में दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और 50 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी की चपेट में आ जाएंगे। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी, बस एक चिंगारी और तीसरे विश्व युद्ध की आग पूरी मानव सभ्यता को जलाकर रख देगी। युद्ध के इतिहास से सिर्फ एक सीख मिलती है, वो ये कि युद्ध में जीत किसी की भी हो, हार मानवता की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब से कुछ ही देर बाद इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण को लेकर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में लोगों के बीच एक डर का माहौल है। डर इस बात का कि क्या ये सूर्य ग्रहण दुनिया में विनाशकारी तबाही लाएगा? क्या इस ग्रहण के बाद प्राकृतिक आपदाएं और भी ज्यादा विकराल रूप होंगी? सवाल ये भी इसलिए क्योंकि इस सूर्य ग्रहण से पहले दुनिया में जो कुछ हुआ वो किसी प्रलय के ट्रेलर से कम नहीं। तो ग्रहण के बाद क्या वो खतरा बढ़ने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। आपदा तो आएगी ही आएगी। इस समय जो फायर जोन, फायर बॉल बेल्ट बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव रहने वाली है। भगवती स्वयं जिसकी रक्षा करे वही इससे बच सकता है। ग्रहण, ये शब्द ही नकारात्मकता का पर्याय माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष की समाप्ति पर एक बार फिर इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। लोग आशंकित हैं कि कहीं ये सूर्य ग्रहण विश्व में अशांति का संकेत तो नहीं। दुनिया इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। युद्ध से लेकर प्राकृतिक आपदा, वर्ल्ड वॉर के खतरे से लेकर इंसानों पर आने वाले सबसे बड़े संकट तक, धरती से लेकर आकाश तक और विज्ञान से लेकर अनजाने रहस्यों तक, ये दुनिया एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पूरी मानव सभ्यता के सामने कठिन सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूर्य ग्रहण की वजह से कोई बड़ी विपत्ति आने वाली? क्या दुनिया के विनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है? सवाल डराने वाले,
लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि दुनिया पर सबसे बड़ी त्रासदी का साया मंडराने लगा है। एक 122 साल बाद यह संयोग बना कि पितृपक्ष का आरंभ भी ग्रहण से हुआ और अंत भी। नवरात्र से ठीक पहले सूर्य ग्रहण की छाया है। भारतीय समय के अनुसार यह रात 10:59 से शुरू होकर सुबह 3:23 पर खत्म होगा। हालांकि यह भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन न्यूजीलैंड, फिजी और ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण ने लोगों को डरा दिया है, क्योंकि आज से 15 दिन पहले जब चंद्र ग्रहण लगा था, तब देश दुनिया के कई हिस्से में भारी तबाही आई, जिसमें नेपाल में सत्ता संघर्ष हुआ और वहां तख्तापलट हो गई। पेरिस में मैक्रो सरकार के खिलाफ सड़कों पर जनता का विद्रोह हुआ। वहीं लंदन में भी विद्रोह प्रदर्शन देखने को मिला। रूस में भूकंप वाली त्रासदी आई। चीन और थाईलैंड में सैलाब ने सितम ढाया और रूस यूक्रेन युद्ध पोलैंड सीमा तक पहुंच गया। अभी जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, ये वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिजी की तरफ, एंटार्क्टिका की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ। उस साइड की बेल्ट में पैसिफिक ओशन बहुत सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि सूर्य के ही नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लग रहा है और संडे को ही लग रहा है। इस वर्ष तो सबसे बड़ी बात यह है कि पितृपक्ष के आरंभ में भी ग्रहण का आरंभ हुआ और नवरात्रों के आरंभ में भी ग्रहण का आरंभ हुआ। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा, जो कि पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और प्रत्येक प्राणी सर्वाधिक उनके प्रभाव में आता है, ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रह ग्रहण से पीड़ित हैं। राहु या केतु दोनों ग्रहों से जो पीड़ित हैं, और ऐसी स्थिति में यह बहुत भयानक स्थिति है और भगवती स्वयं जिसकी रक्षा करे वही इससे बच सकता है। सूर्य ग्रहण अभी लगना है, लेकिन इससे पहले साल 2025 में दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने उथल पुथल मचा दी, और इसमें सबसे पहली घटना है भूकंप। 28 जुलाई को रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। 13 सितंबर को रूस में 7.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया। फिर 18 सितंबर को एक बार फिर रूस भूकंप से दहल उठा। इसके अलावा 28 मार्च को म्यांमार ने भी 7.7 तीव्रता का भूकंप झेला, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। वहीं 28 मार्च को थाईलैंड में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में करीब 2500 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर इस साल अब तक 1200 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सूर्य ग्रहण के बाद कुदरत का क्रोध और ज्यादा भड़क सकता है। सूर्य ग्रहण को ग्लोबल ग्रहण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण से पहले रूस और नाटो के बीच टेंशन चरम पर है। किसी भी वक्त रूस और नाटो के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है। आपका सूर्य अग्नि तत्व, संडे अग्नि तत्व और उत्तरा फागुनी नक्षत्र, वो भी सूर्य का नक्षत्र। आप ये देखिए 3 कॉम्बिनेशन में, मतलब फॉरेस्ट फायर जो बोलते हैं, आगजनी होना, बम विस्फोट होना या किसी भी तरह का एक उत्पात होना, एक मानसिक उद्वेग के साथ जनताओं का निकलना और वॉल्केनिक इरप्शंस, क्योंकि अग्नि निकलना, ये इस समय जो फायर जोन, फायर बॉल बेल्ट बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव रहने वाली है। सूत्रोद वायुश्च प्राणश्च, जो प्राण का दाता है वही सूर्य है, और इसके ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, जो कि यह विशेष अग्निकारक ग्रह है। तो ये तो आपदा तो आएगी ही आएगी, इसके साथ साथ कोई विशेष राजनेता जो है आवेश और जोश में आकर के कुछ ऐसा निर्णय भी ले सकता है कि वह भी एक विशेष आपदा का रूप जो है धारण कर लेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण को लेकर यह भी आशंका बनी हुई है कि इसका असर दुनिया के शक्ति संतुलन पर पड़ेगा, यानी कई देशों में विद्रोह या तख्ता पलट जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि ग्रह, उपग्रह और सितारों की चाल पर नजर रखने वाले वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास बताते हैं। उनके लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सामान्य खगोलीय घटना है, जिससे कोई अनहोनी नहीं होती। एक वर्ष में आमतौर पर 3 या 4 ग्रहण होते ही हैं। एक पखवाड़े में 2 बार ग्रहण लगना भी सामान्य खगोलीय घटना है। सूरज ग्रहण के बाद अक्सर चंद्र ग्रहण तो होता ही है, क्योंकि इसमें अगर जो इसको साइंटिफिकली देखें तो जो इनकी जो अलाइनमेंट है तीनों, क्योंकि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी के,
और सूरज के। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूरज और चंद्रमा के, तो एक दूसरे पे उनकी छाया पड़ती है। कुछ ही देर बाद सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया की नजरें उस सूर्य ग्रहण पर टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण दुनिया में किस तरह की उथल-पुथल मचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत लंच। एशिया कप में सुपर 4 का सबसे हॉट मुकाबला शुरू हो चुका है और टॉस जीतकर टीम इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है। पिछले रविवार को ही ग्रुप स्टेज के मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था। तब चंद्र ग्रहण लगा था, आज सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसे में मैच का नतीजा होगा क्या, ये पाकिस्तान में भी सभी क्रिकेट फैंस को अभी से पता है। वहां लोग रिजल्ट से पहले ही कहने लगे हैं, टीम पाकिस्तान पर सूर्य ब्रिगेड का ग्रहण लगने वाला है। सुना आपने, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं बाप बाप होता है। भारत हर मामले में बाप है और बाप से पंगा मतलब भारी बेइज्जती, फिर चाहे जंग का मैदान हो या क्रिकेट की पिच। पाकिस्तान के हार की फुल गारंटी। ये गारंटी आज के महत्वपूर्ण मैच में भी पाकिस्तान को बस मिलने ही वाली है। पाकिस्तान के लोग मैच के नतीजों से पहले ही मानकर बैठे हैं कि आज टीम इंडिया सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान टीम के जख्मों पर नमक छिड़केगी और ऐसा रगड़ेगी कि पाकिस्तान की टीम दुबई से अंदरूने मुल्क लौटने के बारे में कई बार सोचेगी। पाकिस्तान के लोगों की ये बातें सुनकर लगता है कि वो अपनी टीम की खराब परफॉर्मेंस से बहुत आहत है। उधर पाकिस्तान की टीम मजबूत टीम इंडिया के सामने हताश और निराश है। खासकर पिछले रविवार को हुए मुकाबले में मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के हौसले पस्त हैं। ऊपर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नो हैंडशेक नीति अपनाकर पाकिस्तानी टीम के मनोबल के परखच्चे पहले से ही उड़ा रखे हैं। ऊपर से ओमान से मैच जीतने के बाद हुए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्या ने जिस तरह से पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया, उससे भी पाकिस्तान टीम की छटपटाहट 7वें आसमान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के साथ मैच पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, चलो भाई लोग, एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया। मतलब ये तो पाक टीम की एक और इंसल्ट हो गई। एशिया कप के मुकाबले में भारत अभी तक 3 मैच खेल चुका है, तीनों में अजय रहा। पाकिस्तान ने भी 3 मैच खेले हैं, 2 जीत पाया है। भारत के साथ जो पहला मैच हारा था उस दिन चंद्र ग्रहण था। आज पाकिस्तान टीम इंडिया से दूसरा मैच खेल रहा है, तब सूर्य ग्रहण बस लगने ही वाला है। यह सूर्य ग्रहण रात 10:59 पर लगेगा। भारत पाकिस्तान का मैच उस समय निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका होगा। भारत पाक मैच में वो समय फैसले का होगा और पाकिस्तानी टीम पर सुपर 4 में पहली हार का दबाव होगा। वैसे पाकिस्तान पर इस पूरे साल ही ग्रहण लगा रहा है। क्रिकेट से लेकर जंग के मैदान तक पाकिस्तान भारत के सामने बस पानी ही मांगता रहा। पाकिस्तान पर भारत के नाम के ग्रहण वाली ये टाइमलाइन देख लीजिए। पाकिस्तान ने फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी। इसमें टीम इंडिया ने ऐसी धूल चटाई कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन में ही सीरीज से बाहर हो गया। इसके बाद मई के महीने में पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम का ग्रहण लगा। भारतीय सेना ने तब ब्रह्मोस का पराक्रम दिखाया और 4 दिन तक चले संघर्ष में पाकिस्तान फौज त्राहिमाम करने लगी।
पाकिस्तान के लोगों का ये जख्म ताजा ही था कि इसी बीच एशिया कप शुरू हो गया। पाकिस्तानियों को लगा कि चलो जंग में मिली हार का बदला पाकिस्तान टीम क्रिकेट की पिच पर ले लेगी, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान टीम पर सूर्या नाम का ग्रहण लग गया, जो एशिया कप में अब शायद पाकिस्तान टीम की विदाई के साथ ही उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अगली खबर पाकिस्तान से, जिसका परमाणु सीक्रेट गायब हो रहा है और जानकारों ने यह भी डिकोड किया है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ खुद इसे किराए पर दे रहा है। पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब का होना पहले से ग्लोबल सिरदर्द का विषय रहा, लेकिन 17 सितंबर को चोर दरवाजे से उसने कुछ ऐसा किया जिससे परमाणु तबाही का संकट बढ़ गया। पाकिस्तान के इस आचरण ने दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी सन्न। क्या पाकिस्तान का परमाणु बम चोरी हो गया? क्या इस्लामाबाद ने परमाणु बम का सौदा कर लिया? तारीख 17 सितंबर 2025। जगह रियाद, सऊदी अरब। रॉयल पैलेस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 32 नेटो देशों की तर्ज पर एक डील हुई। जैसे नेटो की किसी भी देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है, वैसे ही इस करार में एक देश पर हमला दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा और उस हालात में दोनों मुल्क मिलकर जवाब दे सकते हैं। ऊपर से तो ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन डील के अंदर की कहानी बहुत विस्फोटक है। इतनी विस्फोटक जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर तबाही ला सकती है। जिस दिन आतंक के पालनहार पाकिस्तान के हाथ परमाणु बम लगा, उसी दिन ये फिक्स हो गया था कि परमाणु जिम्मेदारी संभालना उसके बस की बात नहीं है। इस्लामाबाद ने अपनी करतूतों से वो भविष्यवाणी सच साबित कर दी। तो क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम की दुकान खोल दी है? क्या मुस्लिम उम्मा के नाम पर न्यूक्लियर सेल चल रही है? मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान अकेला परमाणु शक्ति वाला गैर जिम्मेदार मुल्क है। सऊदी अरब के साथ समझौता करके उसने इसी गंदे खेल की शुरुआत कर दी। एक तरह से चोरी छिपे उन देशों को परमाणु बम देने का प्लान है जिनके पास ये विनाशक हथियार नहीं है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये कबूल कर लिया। डील के बाद एक इंटरव्यू में परमाणु बम को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ है, जो क्षमताएं हैं, वो इस समझौते के अनुसार सऊदी अरब को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि ख्वाजा आसिफ ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध है। तो सवाल उठता है कि आखिर कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना परमाणु खजाना क्यों खोलेगा? क्या विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पाकिस्तान को जरा भी इल्म नहीं है? सवाल यह भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का एटम बम चोरी होने वाला है। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ा सच ये है कि कर्ज की भीख पर जीने वाला जो पाकिस्तान आज अपने परमाणु बम पर इतना इतरा रहा है, जिनकी नुमाइश लगा रहा है, एक दौर में उसकी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो अपना न्यूक्लियर सपना पूरा कर पाए। उसके परमाणु मंसूबे को पूरा करने में दो अहम किरदार रहे, सऊदी अरब और चीन। दरअसल सऊदी अरब और चीन का पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से पुराना नाता रहा है। सऊदी अरब दिल खोलकर उसकी आर्थिक मदद करता रहा है, जबकि चीन ने न्यूक्लियर हथियार का डिजाइन किया। यानी पाकिस्तान की परमाणु बम बनाने की असल कहानी में सऊदी का पैसा और चीन का डिजाइन है। 50 साल की दोस्ती में सऊदी अरब $30 बिलियन से ज्यादा की आर्थिक मदद इस्लामाबाद को दे चुका है। बदले में पाकिस्तान सैन्य मदद देता रहा, जिसके दम पर सऊदी अरब ईरान, इराक और विद्रोहियों से अपना बचाव करता है। लेकिन कतर में इजराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में सीन पलट गया। सऊदी अरब को लगा कि सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसने तुरंत गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान से परमाणु बम मांग लिया, क्योंकि वो उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स पर अपना अधिकार समझता रहा है। पाकिस्तान भी शायद इसी मौके की तलाश में था। कतर अटैक का डर दिखाकर मुस्लिम वर्ल्ड में उसने अपनी परमाणु छतरी खोल दी, जिसमें पहला ग्राहक सऊदी अरब बना। आगे चलकर दूसरे मुल्क भी इस ऑफर से जुड़ सकते हैं। यानी पाकिस्तान डील की आड़ में चोरी छिपे न जाने कितने देशों में परमाणु सीक्रेट पहुंचा देगा।
जो भविष्य में तबाही का रोड मैप साबित होने वाला है। पाकिस्तान इतना शातिर है कि जब उसका परमाणु कार्यक्रम पाइपलाइन में था, तब से ही वो छुप छुप कर इसकी सौदेबाजी में जुटा था। 1987 के आसपास ईरान के साथ उसने एक डील की और इसके तहत परमाणु टेक्नोलॉजी देने का वादा था। अगर यह मिशन कामयाब रहता तो ईरान हर साल 30 परमाणु बम बना लेता। पाकिस्तान ने लीबिया को भी परमाणु हथियार का ब्लूप्रिंट बेचा था। इसके अलावा उत्तर कोरिया को भी न्यूक्लियर फॉर्मूला बेचने की तैयारी थी। हद तो तब हो गई जब आतंकी संगठन अलकायदा को भी वो परमाणु सीक्रेट बेचना चाहता था। हालांकि उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को पहला और इससे ठीक 2 दिन के बाद 30 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। आज की तारीख में उसके पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जिनकी ओपन सेल लग चुकी है। अमेरिका और इजराइल जैसे देश ऐसे हथियारों का प्रसार नहीं चाहते। आपको याद होगा इसी साल जून में जब ईरान के परमाणु ठिकाने इजराइल ध्वस्त नहीं कर पा रहा था, तो खासतौर से अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए बंकर बस्टर बम गिराए गए। एक साथ ईरान के 3 परमाणु साइट्स को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन सोचिए, पाकिस्तान ने जो नापाक चाल चली है, उसमें किसी को बम बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बना बनाया न्यूक्लियर सीक्रेट चोरी छिपे सीधे उपलब्ध कराने का प्रबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जंग का एक और फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और अमेरिका की तरफ से कैरिबियन सागर में सैन्य गतिविधियां बढ़ने से इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि वेनेजुएला के साथ उसका युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला ने भी पलटवार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुनिया के सुपर पावर को समंदर से ये चुनौती ना तो चीन की तरफ से दी जा रही है, ना ईरान या उत्तर कोरिया से। समंदर में खतरनाक जंगी जहाजों, विशालकाय एयरक्राफ्ट और आसमान से बेतहाशा बारूद बरसाने वाले सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों की ये गर्जना महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को एक ऐसे देश से सुनाई पड़ रही है जिसकी ताकत अमेरिका की तुलना में कुछ भी नहीं है। कैरेबियन सागर में एक नई जंग की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ वेनेजुएला और अमेरिका की ये जंगी जोर आजमाइश, तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के खिलाफ समंदर में बारूदी एक्शन। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास तीसरे जहाज को तबाह करके कैरिबियन इलाके में युद्ध की नई चिंगारी भड़का दी है। ये कवायद निश्चित ही युद्ध के एक नए फ्रंट की तरफ इशारा कर रही है। वेनेजुएला ने साफ तौर पर इसे अघोषित युद्ध की संज्ञा दी है। मतलब अमेरिका के साथ छोटे से कैरिबियाई देश वेनेजुएला की जंग के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। कैरेबियन सागर में जैसे ही अमेरिका ने अपनी हलचल को बढ़ाया, उसके काउंटर में वेनेजुएला ने भी जवाबी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जाहिर है कैरेबियन इलाके में बारूदी तनाव काफी ज्यादा इससे बढ़ जाएगा। अमेरिकी नौसेना ने जब कैरेबियन सागर में युद्धपोत और स्टेल्थ फाइटर्स को तैनात किया, तो वेनेजुएला ने भी रूसी मूल के Su-30 Mk2 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया, जिन्हें KH-31 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों से लैस किया गया है।
वेनेजुएला ने ला ऑर्चिला समेत कई द्वीपों पर अपने जंगी जहाजों और फाइटर जेट्स की तैनाती की है। सॉवरेन कैरेबियन 200 नामक ये युद्धाभ्यास 18 सितंबर से शुरू किया गया। इस अभ्यास में 2500 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। 12 जहाज और 22 विमान भी अभ्यास में उतारे गए हैं। जाहिर है, अगर कैरेबियन सागर में अमेरिकी सेना अपने लाव लश्कर समेत मौजूद है तो उसी समंदर में वेनेजुएला सिर्फ युद्धाभ्यास करने के लिए अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान नहीं उतारेगा। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनोतो मीडिया से ये बात भी कह चुके हैं कि ये युद्धाभ्यास अमेरिका द्वारा की गई नाजायज आक्रामकता का जवाब है। दरअसल ये टकराव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास तीसरे जहाज को तबाह करने के पीछे भी मादक पदार्थों की तस्करी को कारण बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके ही आदेश पर ड्रग तस्करों के जहाज पर हमला किया गया। इसके बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो का भड़कना लाजमी था। उन्होंने भी समंदर में अपने जंगी बेड़े को उतार दिया। वेनेजुएला के पास लगभग 21 Su-30 MK2 फाइटर जेट्स हैं। हालांकि इनमें से कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण स्टोरेज में रखे गए हैं। फिर भी कैरेबियन सागर के द्वीपों में इनकी तैनाती अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। वेनेजुएला ने दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाले देश अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। ट्रंप प्रशासन लगातार वेनेजुएला पर ड्रग कार्टेल को चलाने और अमेरिका में नशा पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है और इसी को आधार बनाकर अमेरिकी युद्धपोत कैरेबियन सागर में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। हाल ही में अमेरिका ने 2 बार कैरेबियन सागर में वेनेजुएला की बोट्स पर हमला किया था। पहली बार 2 सितंबर को और दूसरी बार 16 सितंबर को। इसके बाद वेनेजुएला ने भी संभावित जंग को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी। इस बीच वेनेजुएला ने रूस के साथ एक संधि कर ली है। इसमें रूस रणनीतिक साझेदारी और समर्थन देने के लिए तैयार है। दोनों देश तकनीक और व्यापारिक आदान प्रदान करेंगे। आतंकवाद और तस्करी के खिलाफ संयुक्त जंग लड़ेंगे। इस समझौते के तहत रूस अब वेनेजुएला को ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश भी करेगा। यानी वेनेजुएला पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो समझौते के तहत रूस को मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। उधर चीन ने वेनेजुएला को पहले ही अपना समर्थन दे रखा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कैरेबियन सागर में बारूदी शोले और तेज हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा और इस दौरान आम आदमी से लेकर व्यापारियों समेत छोटे उद्योगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी, त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। 22 सितंबर यानी सोमवार का दिन पूरे देश के लिए नए सूर्योदय के साथ शुरू होगा। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जब सूरज पूरब के क्षितिज से निकलेगा तो उसकी चमकीली किरणों के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। यानी नवरात्रि के पहले दिन से ही देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिवस
22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। पीएम मोदी का फोकस जीएसटी रिफॉर्म को घर घर पहुंचाने पर है ताकि उसका लाभ सभी को मिल सके। पीएम मोदी ने अपने 20 मिनट के संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म के अलावा वन नेशन वन टैक्स, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर भी जोर दिया। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से भी अपील की वो स्वदेशी अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दे और निवेश के लिए माहौल बनाएं। प्रधानमंत्री ने नागरिक देवो भवः मंत्र की बात करते हुए ये भी कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और इसकी झलक जीएसटी सुधारों में साफ दिखाई दे रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। पीएम मोदी के मुताबिक पिछले 1 साल में लिए गए फैसलों से देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आयकर छूट और जीएसटी सुधारों का हवाला भी दिया। उन्होंने इसे गरीबों और मिडिल क्लास के लिए डबल बोनांजा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।